इसरो ने एक और ऐतिहासिक स्पेस मिशन की लॉन्चिंग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा स्टेशन से लॉन्च कर दिया है और इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। दोस्तों, इसरो ने चंद्रमा पे सेफ लैंडिंग के ठीक 10 दिन बाद एक नए मिशन को लॉन्च कर दिया है और इस मिशन का नाम रखा गया है आदित्य L1। क्या है ये मिशन, क्यों नाम रखा गया है आदित्य L1? यह मिशन किन तथ्यों की जानकारी देगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन है क्या। दोस्तों, साल 2015 में इसरो ने पहला अंतरिक्ष आधारित खगोलीय मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था एस्ट्रोसैट। दोस्तों, एस्ट्रोसैट इंडिया का पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। इसका भी मकसद ये था कि सूर्य का अध्ययन किया जा सके, खास तौर पे सूर्य के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया जा सके। अब दोस्तों, यहाँ पे इसरो ने अपना दूसरा मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1। आदित्य L1 का मतलब क्या है समझिए यहाँ फटाफट। आदित्य का मतलब संस्कृत में होता है सूर्य। मतलब यहाँ पे साफ है कि आदित्य नाम यहाँ पे सूर्य को दिया गया है संस्कृत में, और L1 का मतलब है यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट 1। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है वो सन और अर्थ के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में मिलने वाला एक पॉइंट है। दोस्तों, इस पॉइंट पे सन की जो ग्रेविटेशनल पुल है और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो लगभग बराबर हो जाती है। ना तो सन सैटेलाइट को खींच पाएगा और ना ही अर्थ सैटेलाइट को खींच पाएगा। इस सैटेलाइट को एक स्टेशनरी पोजीशन मिल जाती है और इसीलिए यहाँ पे L1 पॉइंट को चुना गया है। दोस्तों, इस यान के द्वारा सैटेलाइट को L1 पॉइंट के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में प्रोजेक्ट किया जाना है। इस तरह आदित्य L1 अपने पूरे लाइफ स्पैन तक हेलो ऑर्बिट में सन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता रहेगा और रिजल्ट्स देता रहेगा। एक चीज ये भी जान लेना चाहिए आपको कि लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूर है। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यानी कहने का मतलब ये है कि आदित्य L1 यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। दोस्तों, वैसे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इनमें मुख्यतः 2 लैग्रेंज पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पॉइंट L1 और पॉइंट L2। पॉइंट L1 जो है वो सन और अर्थ के बीच में पाया जाता है, लेकिन पॉइंट L2 जो है वो L1 की ही रेखा में पृथ्वी की अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप L2 पॉइंट पे ही रखा गया है, जो कि उसको बहुत सारे एडवांटेजेस देता है। और अब यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। आदित्य L1 मिशन हमें किन सवालों के जवाब ढूंढ कर देगा। यहाँ पे कुछ अनसॉल्व्ड फैक्ट्स हैं जो सन से संबंधित है, और इसी क्रम में इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया है। सन जो है धरती के लिए, इस पूरे सोलर सिस्टम के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस एनर्जी के हर एक एस्पेक्ट को जब तक हम डायमेंशन वाइज नहीं समझेंगे तब तक हम धरती पे आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं, खास तौर पे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फसल चक्र में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इन सब का कहीं न कहीं टेम्परेचर से रिलेशन है और ये टेम्परेचर वो सूर्य से मिलता है। तो ऐसे में इन तथ्यों की जानकारी इकट्ठी होनी बहुत जरूरी है। देखिए, मोटे तौर पे यहाँ पे 3-4 तथ्य हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने हैं। पहला ये है कि सूर्य की सतह का तापमान जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास कैसे होता है, क्यों होता है। दूसरा, सूर्य के वायुमंडल उसका तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक कैसे पहुंच जाता है। तीसरा दोस्तों, सन का वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो ऊष्मा है यानी कि जो हीट है, उस हीट के डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं उसका पूरा रहस्य क्या है। और चौथा कि सन का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के जो 3 मेन पार्ट हैं, जैसे कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की बात करें तो इन तीनों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज पूरा जो वेरिएशन है सन की हीट में वो इन्हीं तीनों लेयर्स में देखा जाता है। और दोस्तों, इन्हीं मेन तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ 7 पेलोड्स भेजे हैं, जो कि अंतरिक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करेंगे। ये पेलोड्स क्या हैं, किस तरीके से काम करेंगे, के बारे में डिटेल से जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सूर्य का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। देखिए, सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम कोर बोलते हैं। जो सूर्य की एनर्जी निकलती है उस एनर्जी के लिए मेन रिएक्शन होती है जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है
और दोस्तों इस भाग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है जो कि लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यही रिएक्शन सन की एनर्जी का सोर्स है। दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो वो है रेडिएटिव जोन। कोर में जो एनर्जी बनती है दोस्तों, उस एनर्जी का प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में होता है, वो भी फोटॉन्स के माध्यम से। अगर हम यहाँ पे तीसरे पार्ट की बात करें तो वो है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कन्वेक्शन मोड के द्वारा आगे प्रोपगेट करती है। कन्वेक्शन प्रोसेस हीटिंग इफेक्ट आता है और इस रीजन का जो तापमान है वो लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। सन के एटमॉस्फेयर में 3 मुख्य पार्ट है। पहला है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर और तीसरा है कोरोना। फोटोस्फीयर काफी चौड़ा भाग है जो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। आप जो भी सूर्य की रोशनी पूरी देख पाते हैं, जो विजुअल लाइट्स हैं, उसका जो सोर्स है वो फोटोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर बहुत ही थिन पार्ट होता है, इसका जो कलर होता है वो डिम रेड कलर का होता है। यहाँ पे जो हम कोरोना डिस्कस कर रहे हैं वो सन के एटमॉस्फेयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोरोना जो है वो क्रोमोस्फीयर के जस्ट ऊपर देखा जा सकता है और खास तौर पे जब आप टोटल सोलर इक्लिप्स को देखते हैं तब आपको एक व्हाइट ग्लोरी कोरोना देखने को मिल जाता है। दोस्तों इन स्ट्रक्चर्स के अलावा सन के एटमॉस्फेयर में कुछ और भी फिनोमेना है जो देखने को मिलते हैं। तो सन स्पॉट्स, सन का जो एटमॉस्फेयर है उसके सरफेस पे पाया जाने वाला एक डार्क रीजन है जो कि तब बनता है जब पर्टिकुलर पॉइंट पे या पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों अगर हम दूसरे फिनोमेना की बात करें तो वो है सन फ्लेयर। दोस्तों होता क्या है, सूर्य से एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में निकल रही होती है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी निकल रही होती है और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में अचानक बहुत तेज परिवर्तन होता है तब वहां पे सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य की लपटें। सोलर विंड दोस्तों यहाँ पे एक तरीके का प्रोपगेशन है जो कि चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आदित्य L1 के साथ जो 7 पेलोड्स भेजे गए हैं वो किस तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे। दोस्तों इन 7 पेलोड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है रिमोट सेंसिंग पेलोड और दूसरा है इन सीटू पेलोड्स। रिमोट सेंसिंग पेलोड्स हैं, 4 पेलोड्स रखे गए हैं। इनका काम ये होगा कि ये सन का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे और जो इन सीटू पेलोड्स हैं वो L1 पॉइंट के आसपास क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। रिमोट सेंसिंग पेलोड की बात करें तो जो पहला पेलोड है दैट इज VELC और इसका काम ये होगा कि ये सन के कोरोना की इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा। और दूसरा यहाँ पे पेलोड है स्वीट। ये जो पेलोड है क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर की इमेजिंग करेगा, खास तौर पे नैरो एवं ब्रॉडबैंड के रूप में। दोस्तों तीसरा जो पेलोड है उसे सोलेक्स बोला जा रहा है और इसका काम ये होगा कि सन को एक स्टार के रूप में ऑब्जर्व करना। बाकी जो स्टार्स हैं उससे किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं, क्या हमारे लिए सन की स्टडी बाकी स्टार्स के स्टडी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इसमें सोलेक्स हेल्प करेगा। चौथा यहाँ पे पेलोड है दोस्तों हेलियोस। इसका काम भी होगा कि सन को स्टार के रूप में ऑब्जर्व किया जा सके या स्टार की प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया जा सके। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम इन सीटू पेलोड्स की। तो इनमें जो पहला पेलोड है उसका नाम है एस्पेक्स और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा पेलोड है वो है PAPA, जिसको आप शॉर्ट में पापा के नाम से भी जान सकते हैं। तो इनका काम ये होगा L1 पॉइंट के आसपास जो पार्टिकल्स हैं, डायरेक्शन के साथ किस तरीके से रिलेशन है, इसकी स्टडी करेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा पेलोड है वो है डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। L1 पॉइंट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से वेरी करता है, इस तरीके से 7 पेलोड्स काम करेंगे और पूरी उम्मीद की जानी चाहिए कि ये रिजल्ट्स जो हैं आदित्य L1 में जरूर मिलेंगे और पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको भी फायदा हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट में जाकर अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी चंद्रयान 3 की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर चैनल पे जाएं, वहां पे देखें मेरी चंद्रयान 3 की जर्नी वीडियो कम समय में। थैंक यू वेरी मच।